हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक्स हेल्पलाइन पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट सीएम मोहित गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीएसटी एनुअल रिटर्न के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑडिट के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो जीएसटीआर 9C में फाइल होता है उसको इन सिंपल वर्ड्स जीएसटी ऑडिट बोलते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। ओरिजिनली जीएसटी ऑडिट 2 करोड़ से ऊपर की एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर लगता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर अगर 18-19 की बात करें, क्योंकि इस वीडियो में हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जीएसटी ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर बात करें तो जीएसटी ऑडिट जो है वो 5 करोड़ से ऊपर की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर वालों के लिए मैंडेटरी है, और एनुअल रिटर्न जो है वो 2 करोड़ से ऊपर के वालों के लिए मैंडेटरी है। अगर 2 करोड़ से नीचे की आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपके लिए एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट दोनों ही फाइल करना ऑप्शनल हो जाता है। व्हाट इज एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर? फ्रेंड, सबसे पहले ये समझते हैं एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ये है कि एक पैन कार्ड के ऊपर अगर 5 अलग अलग लोकेशंस पे 5 जीएसटी नंबर है तो उन सब की जो आपकी टर्नओवर है उन सबको अगर हम टोटल कर देते हैं तो उसको एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। अगर टोटल टर्नओवर अगेंस्ट सिंगल पैन इन जीएसटी 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो सभी के सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का आपका ऑडिट होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं जीएसटी ऑडिट होता कौन से सेक्शन में है। सेक्शन 35(5) जो है वो बात करता है कि आपको जीएसटी में ऑडिट करवाना है। देन सेक्शन 44(2) बोलता है कि ऑडिट जो है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड इन सेक्शन 35(5) shall furnish electronically the annual return along with a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the returns furnished during the year with the audited annual financial statement. So friends, section 35(5) read with section 44(2) और रूल 83 जो है वो लिमिट की बात करता है, टर्नओवर की लिमिट की, जो ओरिजिनली 2 करोड़ की है एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन फाइनेंशियल 18-19 के लिए उसकी लिमिट 5 करोड़ है फॉर मैंडेटरी जीएसटी ऑडिट। अब अगर आप जीएसटी ऑडिट करवा रहे हैं तो आपकी कुछ प्री रिक्विजिट्स है। क्या प्री रिक्विजिट्स है? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज टू बी फाइल्ड फॉर एवरी सेपरेटली मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मींस हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का आपकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो सभी के लिए सेपरेट आपका जीएसटी ऑडिट फाइल होगा। लिमिट जो है वो 2 करोड़ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, बट 5 करोड़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर आपको देखनी है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि जीएसटी ऑडिट जो है वो ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड करेक्ट नहीं होगा। इंटरनल ऑडिटर जो है वो आपका जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता। जीएसटी ऑडिट अगर लेट हो जाता है तो जीएसटी ऑडिट लेट फाइल करने की पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 25,000 सीजीएसटी 25,000 एसजीएसटी हो सकती है। देन फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम जीएसटीआर 9C के फॉर्म के ऊपर। जीएसटीआर 9C की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट है, पार्ट ए, वो दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन का पार्ट है, जिसमें आप फाइनेंशियल ईयर 18-19, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम डालते हैं और उसके बाद आप बताते हैं आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर एनी अदर एक्ट। लिटरली स्पीकिंग, आप जो है अगर जीएसटी में ऑडिट करवा रहे हो और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये कंफर्म है आपका ऑडिट मिनिमम टू मिनिमम इनकम टैक्स में तो हुआ ही होगा, अगर आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म भी हैं। और अगर आप कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, आप एलएलपीज हैं, तो डेफिनेटली आपका उन रेस्पेक्टिव एक्ट्स में भी ऑडिट हुआ होगा, तो आपको वो मेंशन करना है किसी और एक्ट में अगर आपका ऑडिट हुआ है तो। दोस्तों, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से चेक कर सकते हैं। देन पार्ट 2 ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट टर्नओवर, कि आपको रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल ऑडिटेड एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट विद टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। तो जैसे ही आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, उस एनुअल रिटर्न का एब्स्ट्रैक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी ऑडिट फाइल करने के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि एनुअल रिटर्न की 3 से 4 फिगर्स जो हैं वो जीएसटी ऑडिट में डालनी होती हैं, तो इसीलिए एनुअल रिटर्न का जब आप फाइल हो जाती है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है आप डाउनलोड कीजिए और उसकी फिगर्स को आप एनुअल रिटर्न की फिगर्स को जीएसटी ऑडिट में डालिए रिकॉन्सिलिएशन के लिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट 5 पे आते हैं जो बात करता है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर।
5A की अगर बात करें तो वो टर्नओवर की बात करता है। टर्नओवर कौन सी? उस पर्टिकुलर जीएसटीएन की टर्नओवर। सो टर्नओवर एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड हियर। देयर मे बी केसेस वेयर मल्टीपल जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशंस एग्जिस्ट ऑन द सेम पेन। सो दिस इज ए कॉमन फॉर पर्सन्स एंटिटीज विद presence over multiple states. Such persons entities will have to internally derive the GST invoice turnover and declare the same here. So friends, जब आप जीएसटी ऑडिट भर रहे हैं तो साथ के साथ आप उसकी अगर इंस्ट्रक्शन टेबल को फॉलो कर लें साइमल्टेनियसली, तो मुझे लगता है आपका जीएसटी ऑडिट करना बहुत इजी हो जाएगा। हर टेबल के अगेंस्ट उसकी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। 5A में क्या फिगर आनी है? उस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर जिसका ऑडिट हो रहा है उसकी आपको टर्नओवर यहाँ पे डालनी है एज पर बैलेंस शीट, नॉट एज पर जीएसटी बट एज पर बैलेंस शीट। देन 5V बात करता है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका कोई ऐसा रेवेन्यू है जो अनबिल्ड है, अनबिल्ड मतलब इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू। So unbilled revenue which was recorded in books of accounts on the basis of accrual system of accounting in the last financial year and was carried forward in current financial year but against which invoice is yet to be issued, वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। 5C बात करता है अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपको एडवांसेस मिले और वो एडवांसेस आपने ड्यूरिंग द ईयर ही वो सेट ऑफ हो गए, आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपके पास कुछ एडवांस आया हुआ रखा है और उस एडवांस के अगेंस्ट आपने इनवॉइस अभी इशू नहीं किया है तो वो अनएडजस्टेड एडवांसेस आपको दिखाने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर के केस में एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, क्योंकि गुड सेक्टर में एडवांस के ऊपर जीएसटी हटा दिया गया था, एक्सपोर्ट के ऊपर भी एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो सिर्फ जो डोमेस्टिक सर्विसेज में डील कर रहे हैं उसके ऊपर एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है, वो पे करना पड़ता है, तो वो अनएडजस्टेड एडवांस आपको 5C में दिखाना है। विच इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ऐड करने वाली चीजें हैं 5A के अंदर। एक तो 5B ऐड करना है जो अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 5C ऐड करना है जो अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द ईयर है। देन फ्रेंड्स आपको 5D ऐड करना है जो बात करता है डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में हम सबको पता है कि कुछ डीम्ड सप्लाईज दे रखी है और वो डीम्ड सप्लाईज मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से सप्लाई नहीं है, तो वो मुझे ऐड करनी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की डीम्ड सप्लाई। देन 5E बात करता है क्रेडिट नोट इश्यूड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। तो क्रेडिट नोट जो आपने इशू किए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में और एनुअल रिटर्न में दिखाए वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं 5E के अंदर। देन 5F बात करता है ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। आपने कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिए थे जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो अलाउड है लेकिन जीएसटी में अलाउड नहीं है, वो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे 5F में। देन 5G इस साल के रिडंडेंट है। अब आप आ जाइए रिडक्शन वाली कॉलम्स के ऊपर। रिडक्शन कहाँ करना है? अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैंने ऐड किया तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का मेरे को रिड्यूस करना है। अनएडजस्टेड एडवांसेस एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के मैंने ऐड किए तो डेफिनेटली बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के मुझे रिड्यूस करने हैं। क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड फॉर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी, वो मुझे रिड्यूस करने हैं। बट क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड परमिसिबल अंडर जीएसटी वो मुझे ऐड करने हैं। देन फ्रेंड्स 5K बात करता है एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SCZ टू DTA। अगर SCZ से DTA में कुछ है तो वो मुझे यहाँ पे रिड्यूस करना है। और फिर टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम वो भी मुझे रिड्यूस करनी है 5L के अंदर। देन 5M बात करता है एनी अदर एडजस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 15। अगर 15 के अंदर आपने कोई एडजस्टमेंट की है तो वो आपको 5M में यहाँ पे दिखानी है। देन 5N सेक्शन 15 क्या है दोस्तों? सेक्शन 15 बात करता है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, जैसे रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है या टैक्सेस किसी और एक्ट में पे किए या कुछ और आपका एक्सपेंडिचर है जो आपका इनवॉइस के साथ अटैच है, वो सारा का सारा 15 बताता है, तो वो सारा आपको ऐड और लेस करना है। देन 5N कहता है कि आपको जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की एडजस्टमेंट है वो अपनी टर्नओवर से बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको प्लस माइनस करनी है। और देन एट द एंड एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू ए रीजन नॉट लिस्टेड अबव। तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रीजन जो 5B से 5N तक नहीं आया वो आपका 5O में आ जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या बन के निकलेगा आपका? इसके बाद आपका एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट्स बन के निकलेगा। ये जितने भी हमने एडजस्टमेंट्स की हैं ये सारी की सारी आपको जीएसटी टर्नओवर की तरफ लेके जा रही है। तो ये यहां से आपकी जीएसटी की टर्नओवर उस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर की डिराइव हो गई है।
अब आप आ जाइए 5Q। 5Q क्या कहता है? टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। अब कंपेयर होगा 5P से 5Q का। आपका 5P से 5Q का यहाँ पे कंपेयर होगा, और उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो अनरिकॉन्साइल्ड टर्नओवर मानी जाएगी। और अगर अनरिकॉन्साइल्ड टर्नओवर आपकी निकलती है तो आपको 6 नंबर पॉइंट टेबल के अंदर उसका डिफरेंस का रीजन देना है। तो फ्रेंड्स, हमने 5A से 5O तक देखा, और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो वो हमने उसका रीजन जो है वो 5R के अंदर उसका अमाउंट दिखा, और फिर 6 के अंदर आपने उसका रीजन दे दिया। रीजन क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर टर्नओवर पर्पस कंपेयर्ड विद टोटल कंसिडरेशन अवेलेबल इन जीएसटी। देन डिलीवरी चलान्स वगैरह के आपके हो सकते हैं डिफरेंस इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। अब आ जाइए टेबल 7। अभी टेबल नंबर 5 में हमने डिस्कस किया टोटल टर्नओवर के बारे में। टेबल 7 में हम बात करेंगे रिकॉन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर के बारे में, कि टैक्सेबल टर्नओवर को कैसे रिकॉन्साइल करना है। जैसा कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट का अल्टीमेटली जीएसटी ऑडिट करवाने का पर्पस ये है कि कहीं भी जीएसटी की चोरी ना हो, जीएसटी की लीकेज ना हो, जीएसटी इवेजन ना हो। सो जो बेसिक फोकस आपका रहेगा यहाँ पे वो रिकॉन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर रहेगा फ्रेंड्स। सो टेबल नंबर 7 में आप जैसे ही जाते हैं, देन 7A आपसे पूछता है एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट। एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट मींस जो आपके 5P में जो फिगर निकली थी एनुअल टर्नओवर, जो आपने एनुअल रिटर्न के टर्नओवर से रिकॉन्साइल की थी, वो टर्नओवर आपकी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। देन आप इसमें से रिड्यूस कर देंगे वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई एंड नो सप्लाई अंडर जीएसटी विच इज कंसिडर्ड एज नो सप्लाई अंडर जीएसटी। ये सब आप रिड्यूस कर देंगे यहाँ से। आप ये सब कुछ जैसे रिड्यूस करेंगे, फिर देन यू हैव टू रिड्यूस जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सो जीरो रेटेड सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स ऐड रहेगा, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इसमें से फिर रिड्यूस हो जाएगा। Then 7D talks about supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. Your outward supply on which GST is chargeable on reverse charge basis, जैसे ट्रांसपोर्टर के केस में है, एडवोकेट के केस में, सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में है। सो इस तरीके की सप्लाई जिन पर रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट को पे करना है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी फ्रेंड्स। देन 7E टॉक्स अबाउट टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट अबाउट। तो आपने क्या किया? टोटल टर्नओवर से एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई हटा दी, जीरो रेटेड विदाउट टैक्स हटा दी, आपने जो है अपनी आरसीएम वाली आउटवर्ड सप्लाई हटा दी। तो इससे क्या हुआ कि टैक्सेबल टर्नओवर एज पर आफ्टर एडजस्टमेंट आपकी आ गई है। देन इस टैक्सेबल टर्नओवर को आपने क्या किया? टैक्सेबल टर्नओवर जो आपने एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर की है उसके साथ कंपेयर किया, और जब आपने इन दोनों का आपने आपस में कंपेयर किया तो देन इसके बाद आपका 7G में अनरिकॉन्साइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर आ गया, और देन आपको 8 में इसका जो है रीजन मेंशन करना है। जीएसटी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मींस 9C की सबसे अच्छी खासियत ये है फ्रेंड्स कि हर टेबल के बाद आपको रिकॉन्सिलेशन फॉर रीजन फॉर अनरिकॉन्साइल्ड डिफरेंस का डिटेल सबमिशन करना है। तो ये आप पॉइंट वाइज अपना सबमिशन दे सकते हैं। तो 5 में मैंने देखा अपनी टोटल टर्नओवर, 6 में रीजन दिया, 7 में टैक्सेबल टर्नओवर को रिकॉन्साइल किया, और 8 में रीजन दिया। अब आप 9 में आ जाइए। देन उसके बाद पार्ट 3 9 जो बात करता है वो कहता है कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन। तो यहाँ पे पेड की बात नहीं कर रहा, पेबल की बात कर रहा है कि आपने जीएसटी रेट वाइज अपनी सप्लाई जो है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी जो है आपकी, आपने वो यहाँ पे एक्सप्लेन की। 5% डायरेक्ट चार्ज, 5% रिवर्स चार्ज, 12% डायरेक्ट चार्ज, 12% रिवर्स चार्ज, 18% डायरेक्ट चार्ज, 18% रिवर्स चार्ज, ऐसे ही 28% डायरेक्ट चार्ज, 28% रिवर्स चार्ज, देन 3%, 0.25, 0.10, देन इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एंड अदर्स। ये सारी की सारी आपने अपनी रिकॉन्सिलेशन ऑफ लाइबिलिटी की। यहाँ पे रेट वाइज आपने टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये बी, डी, एफ और एच के अंदर फिगर्स हैं, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज है या इनवर्ड सप्लाई? फ्रेंड्स ये आपकी इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज है जो आपने पे की है सेक्शन 9(3) में और सेक्शन 9(4) में। देन आप आ जाइए 9P टेबल पे। 9P टेबल टॉक्स अबाउट टोटल अमाउंट टू बी पेड एज पर टेबल अबाउट। तो आपने जो भी टेबल बनाई, टेबल 9A से O तक की, 9P बताता है कि टोटल अमाउंट आपका कितना पेबल बनता है।
और 9Q में आप बताते हैं कि आपने टोटल अमाउंट पेड कितना डिक्लेयर किया है जीएसटीआर 9 में। तो जीएसटीआर 9 में आपने टोटल अमाउंट पेड डिक्लेयर जो किया है उसके साथ आपका एनुअल रिटर्न का जीएसटी ऑडिट का टेबल 9Q कंपेयर होता है, और अगर जो डिफरेंस आता है वो टेबल 9R में आता है, अनरिकॉन्साइल्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट आता है, और आपको उसका रीजन देना है टेबल 10 के अंदर। अब आप आ जाइए टेबल 11। टेबल 11 बात करता है फ्रेंड्स एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड। फ्रेंड्स आपने जब एनुअल रिटर्न अपनी भरी तो आपने एनुअल रिटर्न भरी अपनी जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 01 के हिसाब से। बेसिकली हर इंसान अपनी टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B से डिस्चार्ज करता है, तो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी माइनस इनवर्ड लायबिलिटी की जो फाइनल रिकॉन्सिलेशन है वो जीएसटीआर 3B से निकलती है। तो आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी जो आपने पूरे साल में डिस्चार्ज किया है वो एनुअल रिटर्न के थ्रू आपने उसको कंसोलिडेट किया। लेकिन अगर आपकी कुछ एडिशनल लायबिलिटी बनती है जो आपने एनुअल रिटर्न में एक्स्ट्रा शो करके डीआरसी 03 से अगर पे नहीं की, तो वो एडिशनल लायबिलिटी अगर ऑडिटर पॉइंट आउट, ऑडिटर की नजरों में आती है, तो देन ऑडिटर हैव टू इन्फॉर्म दैट एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड। एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड कि एडिशनल अमाउंट पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। ये कहां से निकला फ्रेंड्स? ये टेबल 6, 8 और 10। 6 भी रीजन का है, 8 भी रीजन का है, 10 भी रीजन का। मतलब कि 5, 7 और 9 में जो अनरिकॉन्साइल्ड आइटम्स आए उनका जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। और लायबिलिटी कैसे डिस्क्लोज करेंगे? अगर आउटवर्ड लायबिलिटी आपकी है तो आप रेट वाइज डिस्क्लोज करेंगे 5, 12, 18, 28, 3, 0.25%, 0.10, देन इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एंड अदर्स। और अगर आईटीसी की है तो देन आप उसको आईटीसी में शो करेंगे। एक आईटीसी का कॉलम भी है टेबल 11 में, वो आप उसको वहां पे शो कर सकते हैं ना। सॉरी, आईटीसी का उसमें नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आईटीसी का रिकॉन्सिलेशन अभी तक हमने किया नहीं है। तो हम यहाँ पे अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में अगर कोई एडिशनल अमाउंट पेबल बनता है तो उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं टेबल 11 में। देन टेबल 12 बात करती है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट आईटीसी। नेट आईटीसी मींस ITC less credit notes, debit notes or reversal or ineligible. So 12A में आप ITC as per books of accounts दिखाते हैं अपना। Then 12B में आप दिखाते हैं ITC booked in earlier financial year claimed in current financial year. Any ITC which was booked in the audited books of accounts of earlier financial year means financial year 17-18 का ITC, but availed in the ITC ledger in the financial year for which reconciliation statement is being filed फॉर सच एज डिक्लेयर्ड है। सो इस केस में फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर आपने 17-18 का कुछ आईटीसी 18-19 की रिटर्नों में दिखाया है तो 12B में आप वो फिगर दिखाएंगे। देन 12C कहता है आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर बट क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। मींस 18-19 का कुछ आईटीसी आपने अगर 19-20 में अवेल किया है, 19-20 में अवेल किया है, तो 12C में आप वो दिखाएंगे। तो 12A में आईटीसी एज पर बुक्स, 12B में 17-18 का आईटीसी जो आपने रिटर्नों में लिया वो उसमें ऐड कर देंगे। 18-19 का कुछ आईटीसी जो 19-20 में आपने लिया वो लेस कर देंगे, तो आपका 12D निकल आएगा। 12D क्या कहता है? आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। सो आईटीसी जो आपने अवेल किया अपनी जीएसटी के रिटर्नों में वो आपका यहाँ पे निकल आएगा 12D में। 12E बात करता है आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे पूरा कंपैरिजन हो रहा है आपका जीएसटी का आईटीसी जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से बनता है और जो आपने एनुअल रिटर्न में लिया है। तो आपका 12D और 12E कंपेयर हुआ और अगर कोई डिफरेंस निकला तो उस डिफरेंस का आपको रीजन देना है टेबल नंबर 13 में। अब आ जाइए फ्रेंड्स टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 आपकी ऑप्शनल है फाइनेंशियल 18-19 के लिए एक्सपेंडिचर वाइज बाइफर्केशन। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अगर आप अवॉइड करके चलें तो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देन फ्रेंड्स आप आ जाइए टेबल नंबर 16 पे। तो टेबल नंबर 16 कहता है कि टैक्स पेबल ऑन अनरिकॉन्साइल्ड डिफरेंस ऑफ आईटीसी। तो टेबल नंबर 12 में हमने कुछ आईटीसी का रिकॉन्सिलेशन किया और 12F के अंदर आपका अनरिकॉन्साइल्ड आईटीसी आ गया। तो अनरिकॉन्साइल्ड आईटीसी की वजह से अगर आपका कुछ टैक्स पेबल बनता है तो वो आपको 16 के अंदर रिकॉर्ड करना है। फिर आप आ जाइए फ्रेंड्स अपनी ऑडिट रिकमेंडेशन ऑफ एडिशनल लायबिलिटी के ऊपर। तो 1 से 16 तक हमने अपना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की सारी टेबल फिल कर दी है। अब आ जाइए पार्ट 5 के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बताते हैं कि एडिशनल लायबिलिटी कितनी पे करनी है और वो कैश में पे करनी है आपको, टू बी पेड थ्रू कैश। तो आपकी अगर आउटवर्ड लायबिलिटी की एडिशनल लायबिलिटी है तो रेट वाइज आप
डिटेल देंगे। अगर आईटीसी की है तो आईटीसी के अंदर डिक्लेयर करेंगे, और अगर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी है तो वो यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो आपको वैल्यू डिक्लेयर करनी है और उसके बाद उसका टैक्स का अमाउंट डिक्लेयर करना है, जो आपका पर्टिकुलर टैक्स लायबिलिटी अब बनती है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स इसके बाद आपकी जो है जीएसटी ऑडिट का जो आपका ऑडिट सर्टिफिकेट है वो आ जाता है। ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर आप कोई भी डिस्क्लेमर कमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो इसके साथ आपका जीएसटी का ऑडिट और फॉर्म जीएसटीआर 9C कंप्लीट हो जाता है। आप इसको ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी में बनाते हैं, जीएसएन जनरेट करते हैं, उसको जीएसटी की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, फिर साथ में ऑडिटेड बैलेंस शीट अपलोड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको फाइल कर देते हैं। मोटा मोटी याद रखने की बात यह है फ्रेंड्स कि अगर एक पैन नंबर के ऊपर एक से ज्यादा जीएसटी है तो आप जीएसटी वाइज एक सेपरेट ट्रायल बैलेंस जरूर बना लीजिएगा, सो दैट कि वो सेपरेट ट्रायल बैलेंस भी साथ के साथ अपलोड हो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के साथ। तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा मेरे अकॉर्डिंग निष्कर्ष था जीएसटी ऑडिट के लिए जो फाइनेंशियल 18-19 के लिए आपको भरना है। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी अगर होती है जीएसटी ऑडिट में तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।